नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चौथा चरण कल खत्म हो गया। हालांकि कल ही मैं इस पर कुछ करना चाह रहा था, लेकिन शाम तक काफ़ी व्यस्त और उसके बाद फिर तबीयत, इन सब के चलते मैं कल आपसे इस पर कुछ बात नहीं कर पाया। आज सुबह ही अयोध्या की तरफ रवाना हो गया। अयोध्या जी हम लोग, चूँकि एक ऐसी नगरी है जिसके साथ अक्सर आपने सुना होगा गांव में लोग सिर्फ अयोध्या नहीं बोलते, अयोध्या जी, अयोध्यापुरी या इन तमाम चीज़ों के साथ ही वो अयोध्या शहर को लेते हैं। आज वहाँ योगी जी का दौरा था, रोड शो था। मैं भी उसी को कवर करने के लिए आज वहाँ चला गया। हालांकि और तमाम सब चीज़ें कर रहा था। मैंने एक चीज़ शेयर भी की आप लोगों के साथ कि किस तरह से वहाँ एक गांव में घूमते हुए, गद्दोपुरा वो गांव है जो बिल्कुल अयोध्या जी के बाहर है, वहाँ मैं उस गांव में जब घूम रहा था, लोगों से बातचीत करता हुआ, तो वहाँ एक पेड़ के नीचे बहुत सारी महिलाएं, लगभग 40-50 महिलाएं, वो एक जो वहाँ की गीत है, लोकगीत, उसको गाते हुए पूजा कर रही थी। तो जैसे सहज एक जिज्ञासा होती है पत्रकार की, क्योंकि वो पेड़ बहुत पुराना था और उस पेड़ की एक और खूबसूरत बात थी, वो कई सौ साल पुराना पेड़ देखने से ही लग रहा था कि उसमें नीम, पीपल और बरगद तीनों पेड़ एक के साथ निकले हुए थे। तो मैं ऐसे ही उसके पास जब गया तो महिलाएं वहाँ माँ काली की मूर्ति के नीचे लोकगीतों के साथ, जो वहाँ भजन के तौर पर हम लोग कहते हैं, लोकगीतों को गाते हुए पूजा कर रही थी। तो मैंने पूछा किस पे, तो वो मन्नत पूरा होने के लिए और मन्नत मांगने के लिए की जाती है। मन्नत पूरा वहाँ एक के बेटे की कुछ काम हुआ था जिसकी वजह से आई थी, और मन्नत मांगी जा रही थी योगी जी की जीत की। ये अयोध्या का एक अलग मिजाज जाते ही मुझे देखने को मिला। हालांकि वहाँ उनके जो पति भी थे, उनके परिवार के लोग थे, उनसे अलग जाकर जब बात होने लगी तो वो लोग वही कैंडिडेट का पुराना जो परेशानी है, जो बीजेपी को इस बार जगह जगह उठानी पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कि ये शहरों में ज़्यादा दिखाई दे रही हो और गाँव में इसका असर उतना ना हो। ये देखना होगा, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग कैंडिडेट से भी ज़्यादा चुनाव चिन्ह को ज़्यादा वेटेज देते हैं। बल्कि आप पूछेंगे कहाँ गए हैं, तो वो शायद ही किसी ने कभी उम्मीदवार का नाम लेते हुए सुना होगा। वो सीधा बोलते हैं हमने फूल को दिया, हमने साइकिल को दिया, हमने हाथी को दिया। तो वो सीधी चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देती है। लेकिन उम्मीदवारों की जो एक पुरानी कहानी बीजेपी के साथ जलती जा रही है, वो थी। आज मुझे लगता है कि हम लोग आप काफ़ी सारा सुन चुके होंगे कल के चुनाव परिणामों के बारे में। लेकिन आज चूँकि जब मैं घूम रहा था और बाद उस समय रोड शो भी शुरू हो गया, तो मैं भी योगी जी के रथ पर सवार हो गया। मैंने सोचा कि हमको भी इनसे बातचीत कर ही लेनी चाहिए जब फील्ड में मिल ही रहे हैं। और मेरा एक सीधा सवाल था कि योगी जी, क्या आप विपक्ष और पक्ष, यानी आपकी अपनी पार्टी और विपक्षी, सबके लिए बस अब आप ही मुद्दा है? आपकी पार्टी आपको महारथी मान रही है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी आपके रथ के अब सारथी बन गए हैं। वही कह रहे हैं कि योगी जी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं। तो और विपक्षी पार्टियां भी आप ही के नाम पर वोट मांग रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमला आप पर हो रहा है। क्या जिम्मेदारी और दबाव दोनों है? तो योगी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मतलब 5 साल हमने जो काम किया है उसी काम के सहारे हम वोट मांग रहे हैं और उसी को आगे मांगेंगे। एक दो सवाल जवाब और थे। एक जवाब में मैंने उनसे पूछा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्षियों का, उससे कैसे निपटेंगे। उन्होंने कहा, चूँकि बातचीत को वो अपने लहजे में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष, मुझे भी बेरोजगारी की चिंता है, क्योंकि विपक्ष बेरोजगार हो जाए 10 तारीख के बाद वो विदेश जाने की टिकटें खोजते हुए मिलेंगे। और एक आतंकी, और उस पर भी कहा कि हम अगर कोशिश करते हैं तो आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, वो आतंकवाद का समर्थन करने की बात करते हैं। लग रहा था कि जैसे पूरा चुनाव अब वो भी मानते हैं, जो सारी की सारी पार्टी हो बाइपोलर चुनाव मानकर चल रही। इसी दौरान आगे चलते हुए रथ पर सामने से भगवान श्री राम लला का मंदिर का जो निर्माणाधीन साइट है वो गुजरती है। उस मेन रोड से जब आप जाते हैं तो उस तरफ योगी जी ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। और मैंने पूछा कि आपका इस मंदिर आंदोलन लगभग 45 से 48 बार, किसी ने मुझे कहा कि 48 बार तक योगी जी इन 5 सालों में अयोध्या पहुंचे हैं।
लेकिन उनका ये कहना था कि हम लोगों की 3 पीढ़ी यानी महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और खुद महंत योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का 3 मतलब अगर आपको याद हो, आप इतिहास में थोड़ा रुचि रखते हो, तो महंत दिग्विजयनाथ मंदिर आंदोलन के वक्त जब शुरुआत में वहाँ 1949 में जब वो शुरू हुआ था और वहाँ रामलला की मूर्तियाँ स्वयं स्फूर्त प्रकट हुई, कही गई स्वयंभू मूर्तियाँ, उस समय भी महंत दिग्विजयनाथ इस पूरे आंदोलन में सक्रिय थे। उसके बाद महंत अवैधनाथ के बारे में तो वो तमाम लोग जो 30 से ऊपर के हैं वो जानते हैं कि किस तरह मंदिर आंदोलन में वो एक बड़ी शख्सियत थे, और अब योगी आदित्यनाथ उसी मंदिर आंदोलन के लिए बीजेपी की पार्टी के स्टार कैंपेनर बने और वहाँ से मुख्यमंत्री पद का सफ़र तय किया। तो उन्होंने ये अपनी 3 पीढ़ियों को याद किया और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन एक सवाल हमने पूछा कि 4 चरण गुजर चुके हैं, चुनाव के 4 चरण गुजर चुके हैं। पिछली बार 191 सीटें थी 231 में से, इस बार आप कितनी सीटें ला रहे हैं? तो उन्होंने सीधी संख्या तो नहीं बताई, लेकिन साफ तौर पे कहा कि 80% हमारी सीटें हैं, 20% उनकी सीटें हैं और यही 80-20 है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में अभी तक के 4 चरणों में ये योगी जी का अनुमान है कि 80% हम जीत रहे हैं और 20% वो जीत रहे हैं। तो ये आज के एक इंटरव्यू की बातचीत थी, चूँकि एक छोटा सा इंटरव्यू था और भी 2-4 सवाल थे, लेकिन जो मेन था उनको लगता है कि विपक्ष जो है 10 तारीख के बाद बेरोजगार होने जा रहा है। पशु वालों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम वो परेशानियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम वापस चलते हैं कि आखिर कल हुआ क्या। अगर आप लखनऊ में देखें तो लखनऊ की सीटों पर जिस तरह का मतदान कहा गया कि वो कम हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा मतदान हुआ और उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा हुआ। इसके अलावा ज़्यादातर सीट पर लगभग वही रहा। वोट टर्न आउट जिस तरह से हो रहा है, वोटिंग पैटर्न आप जिस तरह देख रहे हैं, वो आपको लगभग उसके इर्द गिर्द मिलता दिख रहा है। कुछ सीटों पर ज़रूर आप एक आध सीट पर ऐसा देख पाते हैं कि जो 70% तक पहुंचता है, लेकिन बाकी तमाम सीटों पर मुझे नहीं लगता कि पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ने की कहीं ज़्यादा आपको होते हुए दिख रही है। पीलीभीत में 67% हुआ और 65% खीरी में हुआ। तो खीरी में पिछली बार भी 68% वोट पड़ा था, 68.47% वोट वहाँ पड़ा था, और जो 67% था तो पिछली बार 67.05 था। यानी ऐसा कोई बड़ा चेंज आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। सीतापुर में 68 से घट के 62 पर आ गया और 59 से 58 हो गया। हरदोई में, उन्नाव में 60 से 57 हो गया। लखनऊ में 58 से 61 हुआ है, यानी 58.45 था, 58.45, और अब वो 61% हो गया। रायबरेली में 60.7 था तो 61.90 हो गया। बांदा में 59.65 था तो बांदा में 60.80 हो गया। एक फतेहपुर में था, वहाँ भी थोड़ा, यानी इस तरह का कोई ट्रेंड आपके पास नहीं है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा हो कि जनता बाहर निकलकर सरकार बदलने के लिए पूरा मतदान कर रही हो। ये चूंकि एक बहुत एक आम सा, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही आम, जिसको कहते हैं कि जो फिनोमेना चेक करने का तरीका होता है, बेसिक पैरामीटर होता है, वो यही है कि आखिर कितना ज़्यादा वोट सरकार के खिलाफ पड़ रहा है या कितना वोटर बाहर निकलकर टर्नआउट कर रहा है। ज़्यादातर तभी इस तरह के टर्नआउट हुआ करते हैं जब वो सरकार को पूरा आमूल चूल बदल देना चाहते हैं। उस तरह का कोई बदलाव कम से कम आंकड़े अभी आपको गवाही नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैं हर फेज के बाद आपको बता रहा हूँ, घूम फिर कर वही सारी बातें आती हैं, क्योंकि पूरे यूपी में चुनाव किसी और चीज़ पर हो रहा है, मुद्दे कोई और सामने उठाए जा रहे हैं और निशाना किसी और तरीके से किया जा रहा है। तो वो पूरा चुनाव में आपको दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी, इन पर निशाना साधने के लिए विपक्ष अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब विपक्ष जैसे सारा कुछ सन्निहित हो गया। एक बात आपको कहनी पड़ेगी साफ तौर पर कि ये वाकई बाइपोलर होता हुआ अब इलेक्शन जा रहा है। 5th फेज में
आप जब देखेंगे फोर्थ फेज़ जब खत्म हुआ, क्योंकि थर्ड फेज़ में यादव बेल्ट खत्म हो गई, फोर्थ फेज़ में आपको फिर शब्द ढूंढने पड़ रहे थे कि आखिर यहाँ अवध में ऐसा क्या मुद्दा है जिसको आप ये मान सके कि सरकार उससे बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गई है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पशुओं का बताया गया। पशुओं के लिए आप अलग अलग जगह जाइए। यहाँ चूँकि ये भी कहा गया कि यहाँ लैंड होल्डिंग कम है और पशुओं का नुकसान यहाँ ज़्यादा हो जाता है, चूँकि पश्चिम में गन्ने की फसल होती है जिसको पशु नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन यहाँ सब्जियाँ, गेहूँ, सरसों, इन तमाम को पशु बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, लिहाजा लोग परेशान हैं। लेकिन इसी हिस्से में लोग ये भी भूल रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग वो है जो पश्चिम के किसानों या दैनिक मजदूरों से भी ज़्यादा गरीब तरह से है, लैंड होल्डिंग कम है, तो उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ की तरह पहुंचा। और जिस लाभार्थियों की को एक्स फैक्टर बीजेपी कह रही है, जहां तक बीजेपी को आप जाते हुए देख रहे हैं, और इस पर उसके नेता ज़्यादा मुझे लगता है विश्वास भी रखे हुए हैं कि वो लोगों की तादाद भी इस पूरे फोर्थ फेज में ज़्यादा थी। लिहाजा आपके पास मुद्दों के तौर पर विपक्ष जिस तरह से लगातार मुद्दे अपने वही मुद्दे रखते हुए ये कह रहा है कि पार्टी रोज़ बदल रही है। जिस तरह से बीजेपी जिन्ना से शुरू हुई, हालांकि जिन्ना का मत तो पहली बार अपने अखिलेश जी लाए थे, लेकिन गन्ना, जिन्ना, उसके बाद मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हिंदू, इस ध्रुवीकरण की बात करते रहे। उस सब को अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मुद्दा पहले फेज से उसी तरह चल रहा है। बेरोजगारी को उसी तरह विपक्ष हमला बोल रहा है, उसी तरह से उसको जिस तरह से अगर योगी जी पलायन की बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर पशुओं की बात करता है। पहले फेज में इस बात को उठाने की कोशिश की गई थी कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन आंकड़े उससे कुछ और गवाही दे रहे थे। इसी तरह से ज़्यादातर चीज़ों पर सरकार अपने आप को दृढ़ रखे हुए है और आंकड़े कम से कम उसकी जो वो बोल रहे हैं उसकी गवाही देते हुए दिखते हैं, भले ही वो नौकरियों की संख्या हो या तमाम चीज़ें। लेकिन कोरोना ने, ये तो मानना पड़ेगा कि कोरोना की महामारी ने बहुत सारी अर्थव्यवस्था के जो नेचुरल फिनोमेना है उनको बदल दिया है और बहुत सारे लोगों पर उसका असर भी पड़ा है। लेकिन सरकार ने उसके शौक को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्व करने की कोशिश की। ये गांव में वो वर्ग कह रहा है जिसको इसकी सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ सकती थी। यानी हम लोग जिस जिस हिस्से में भी कल घूम रहे थे, चूँकि लखनऊ और लखनऊ के बाहर के आसपास के हिस्सों में जब घूमते हुए मैं उस लोगों से बात कर रहा था, चूँकि लखनऊ शहर में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम मतदान भी हो रहा था। हालांकि कुछ रूमी दरवाज़ा या इस तरफ जो अल्पसंख्यक मोहल्ले हैं वहाँ हमेशा की तरह ज़्यादा मतदान होने की जो एक परंपरा है, वही परंपरा इस वक्त भी दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा आपको दिख रहा हो, लेकिन वो हर बार की तस्वीरें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यानी 2017, 2012 उन तमाम पर आप जाकर वो तमाम इलाकों के अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने अमूमन अभी तक देखा है कि वो किस तरह से पूरा का पूरा चुनाव के दौरान वोटिंग की जाती है। तो लखनऊ में अगर आप लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में कुछ हिस्सों में, जैसे सरोजनी नगर की लड़ाई हम लोग कह रहे थे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। अभिषेक मिश्र और राजेश्वर सिंह दोनों ही अगर एक दूसरे को, दोनों अलग अलग जगह का नाम है और दोनों बाहर से गए हुए, यानी उस सीट पर दोनों में से कोई भी पहले उस सीट पर नहीं लड़ा था। वहाँ ज़रूर इंटरेस्टिंग हुआ कि वहाँ वही 60.1 यानी वही 1.5% का अंतर वहाँ बढ़ता हुआ दिखा। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं बख्शी का तालाब, चूँकि ये सीट को कहा जा रहा है बीजेपी के लिए थोड़ा सा टफ है, यहाँ इस सीट पर संघर्ष की बात की जा रही है, वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं मलिहाबाद में वोट लगभग कम ही हो गया उससे पहले की बजाय। मोहनलालगंज वही जहाँ संघर्ष हमेशा से रहा, बीजेपी जहाँ जूझती है उस सीट पर फिर दोबारा 65 से 67 हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर उसके अलावा भी नहीं है। लखनऊ नॉर्थ में कम हो गया है, लखनऊ ईस्ट में कम हो गया है, थोड़ा बढ़ा है लखनऊ ईस्ट में। लखनऊ सेंट्रल में 3%, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा लखनऊ कैंटोनमेंट में 3% के करीब, मतलब 2 से 2.5% या 3% बढ़ता हुआ दिखता है। यानी पिछली बार से 1.5% के करीब आपको 1.25% के करीब ये वोट बैंक लखनऊ में बढ़ता हुआ दिखा। खीरी को आप देखिए, खीरी में कल
वो मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा था जिस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष पहले फेज से लेकर सरकार पर हमला बोलता रहा। कम से कम खीरी के चुनाव में वो कोई मुद्दा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। खीरी का रिजल्ट हम लोगों को जो अपनी जानकारियों के मुताबिक या हम लोगों को लग रहा है कि खीरी में बीजेपी अपनी पुरानी पोजीशंस के आसपास ही टिकी हुई दिख रही है। पीलीभीत पर फिर आप जाते हैं, पीलीभीत में ज़रूर थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखता है आपको, लेकिन मैंने आपको कहा कि पिछली बार भी वो बाकी से अच्छा था। तो इस बार पीलीभीत में भी चूंकि सिख किसानों के अंदर जो संख्या है उसके आधार पर आपको वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो वोटिंग परसेंटेज उसी के आसपास है जितना पिछली बार गया था। वहाँ भी अगर आप देखेंगे कि वरुण गांधी जो अब इस पार्टी में हैं कि नहीं हैं, ये न पार्टी बताना चाहती है और ना ही वरुण गांधी दहलीज से इधर आ रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, लेकिन ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम चीज़ें उनकी सुनी जा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि अब वो चाहते हैं कि पार्टी उनको कोई बलिदानी जामा पहना दे ताकि वो नए घर को चुन लें। लेकिन मुझे लगता है 2024 तक पार्टी या 2022 के बाद मुझे लगता है कुछ फैसले ज़रूर होंगे, क्योंकि कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कल काफ़ी 2 बड़ी चीज़ें हम लोगों को देखेंगे जिन पर मैं बात करूंगा, जो आगे 5वें, 6ठे और 7वें फेज़ के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले जो इस 4थे फेज़ में सबसे बड़ी चीज़ मानी गई वो उनके इस समय बहुगुणा जी हैं, उनकी बेटे कल मिलने चले गए, अखिलेश जी के साथ मिलने पहुंचे और उस फोटो को ट्वीट किया गया। मुझे लगता है कि इसको एक बड़ा जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको रिझाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश की गई, चूंकि रीता बहुगुणा जोशी वो उम्मीदवार थी जिन्होंने कैंट से बीजेपी को एक समय पर हराया था। यानी बीजेपी से वो सीट छीनने की उन्हीं की थी और उसके बाद फिर वो बीजेपी में चली आई। अब वो अपनी सीट को बलिदान करना चाहती थी, यानी सांसदी को बलिदान करना चाहती थी अपने बेटे के टिकट के लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से वो टिकट नहीं मिला। ऐसे में मयंक दीक्षित जो उनका बेटा है उसका वोटिंग वाले दिन वो फोटो जारी होना, इसको माना गया कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन मुझे लगता है कि रीता बहुगुणा जोशी अपने आप में बहुत बड़ी वोट को बदल दें इस तरह की लीडर नहीं थी। उनका प्रभाव जरूर है, लेकिन वो उनके बेटे को ट्रांसफर हो जाता ये भी मुझे शक है। इसीलिए लेकिन चुनाव के वक्त ऐसी घटनाएं बहुत मायने रखती हैं, तो कल वो उस तरह का हुआ, लेकिन उसका लखनऊ की रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा इस बात पे मुझे संदेह है। यहाँ से उन्नाव की तरफ चले जाइए, उन्नाव में जो लोग ये सोच रहे थे कि वो उन्नाव कांड को लेकर इतना ज़्यादा, जितना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो सारी तमाम व्यवस्थाओं पर बात की गई थी उसके मुकाबले असर चुनाव पर बहुत ज़्यादा दिखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो असर हमने वहाँ होते हुए या रिपोर्टर्स ने नहीं देखा है। चूँकि चुनाव में इधर उधर घूमते हुए जब आप ये देखते हैं कि वहाँ जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ जाना चाहिए था वो और 3% कम होता हुआ दिखता है, 2 से 3% कम हो रहा है। और फिर यहाँ वही बात आ जाती है कि क्या ये कम होना सरकार के प्रति समर्थन कम होना है या फिर विपक्ष के पास कोई ताकत ना होना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को जो अपना, मैंने फिर कहा कि वो जो लाभार्थियों का ग्रुप है वो बिना किसी शोर शराबे के जा रहा है और अपना वोट कर रहा है। विपक्ष के पास जो सबसे बड़ी ताकत जो दिखाई जाती है वो ये है कि उसका वोटर बहुत वोकल है, बहुत तेज़ी से अपनी बातचीत करता है। चौथे दौर में आपको इस तरह का मौका बहुत कम मिला है। आपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी देखा होगा जिनके सहारे इस समय के चुनाव का भाष्य किया जा रहा है कि वो उस तरह की बाइट्स जो आपको 3 दिन पहले तक मिल रही थी वो वहाँ नहीं मिली। 3 फेज़ तक मिल रही थी, चौथे फेज़ में नहीं मिली, क्योंकि चौथे फेज़ में मुद्दा ही नहीं था। बेसिकली सरकार अपनी जिन योजनाओं के सहारे मैदान में रही वो उसी पर जोर देती रही। हालांकि जिन ये आतंकवादी और सपा, ये बेसिकली चुनाव के वक्त इस तरह के मुद्दे आपको रिकॉल वैल्यू के लिए, रिकॉल जो उनकी वैल्यू होती है उसके लिए उनको बार बार कोई भी पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करती है और उसको दूसरे पर बार बार उछालती है ताकि दर्शकों को याद रह जाए।
लेकिन मुझे लगता है कि चौथे फेज़ में इसी बात पर फैसला हो रहा है कि बीजेपी ने जो अपने लाभार्थियों को और जो कॉमन यहाँ अवध के बड़े चूँकि जो शहर के इलाके आपने देखा होगा ज़्यादा बड़ी-बड़ी सीटें हैं, तो उन सब पर इस बात का ज़्यादा असर माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो उनके साथ यहाँ इस इलाके में वादे किए थे, लगभग उनको पूरा करते हुए यहाँ के लोगों को, जो बीजेपी का वर्ग है, वो मानता है कि पूरे हुए हैं। जिस तरह का आपको रिसेंटमेंट की बात की जा रही थी या वो तमाम, वो सिर्फ एक मुद्दे पर आपको दिखाई देता है, जो बीजेपी के किसी इस जो सपोर्टर है उससे भी आप पूछते हैं तो वो आवारा पशुओं का मुद्दा है, जो शहरों से बाहर निकलने के बाद जिसका वजूद पाया जाता है। शहरों के अंदर उसकी कोई गूंज नहीं है। रही बात बेरोजगारी की, तो इस बात को एक सिर्फ शब्दों के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले मुझे लगता है मुहावरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार कम हुए हैं, उन सब का ये कहना है, बल्कि बड़ा मजाक में कहते हैं। जैसे एक से परसों में जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि नौकरियां कम हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज़ उछल के आई कि नहीं, पहले सब लोगों को एसडीएम लगाया जा रहा था। तो लोगों ने अपने अपने पक्ष के लिए अपने अपने नए नए तरीके खोज लिए हैं। आप इस पे बार बार बात हो रही है। मुझे लगता है कि आज चूंकि हम लोग सीट दर सीट का फैसला बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि मुद्दों को हटा के ये चुनाव इस वक्त चल रहा था। कल एक और बड़ी चीज़ हुई जिसमें मुझे लगता है कि आपसे बातचीत सब लोग कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कल मायावती जी ने अपनी आदत के विपरीत, इतने लंबे समय के राजनीतिक कैरियर के विपरीत, किसी नेता को महानता बताकर उसकी कोई तारीफ की है। ये तारीफ किस तरह की है, ये किस तरह, क्योंकि अगर आप देखेंगे अमित शाह ने जब ये इंटरव्यू दिया, एक अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि बसपा बहुत अच्छा लड़ रही है, हम ये कर रहे हैं, और बसपा को लोग निगेट कर रहे हैं उसके बारे में, जबकि वो बहुत अच्छा लड़ रही है। मुझे लगा कि ये अगर कोई इस तरह का डिसेप्शन है कि वो सामने वाले मतदाताओं को ये विचार देना चाहते हैं कि साहब इससे मुस्लिम बट जाएगा या बहुत सारी चीज़ें होगा, तो ये कितना इजी या सरलीकृत व्याख्या थी कि मुझे शक होता है कि इसको किसी ने ना समझा हो। ज़्यादातर लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि ये क्यों कहा गया, लेकिन जब मायावती इसके जवाब में उनकी महानता बताती हैं, तो जैसे नीचे जो वोटर्स है, जिनके अंदर वो डिवीज़न के लिए कहा की तरफ एक उछाला गया, पैंतरा माना गया, वो और ताकत के साथ इकट्ठा हो सकता है। ये एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन बड़ा क्या है इसमें, दूसरी चीज़ शायद ज़्यादा बड़ी है। मायावती अपने वोटर्स को साफ तौर पर संदेश दे रही है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैंने आपको बताया भी था कि राजनीतिक शत्रुता में पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी को रखा गया। तो अब जब वो साफ तौर पर कह रही हैं माफियावादी पार्टी और उस सबसे ज़्यादा नुकसान किया जाता है, और मथुरा की उस घटना का जिसमें कि दलितों के एक गांव पर जाट समुदाय के लोगों ने काफ़ी बल प्रयोग किया, ये कहते हुए कि तुमने वोट नहीं दिए थे, उस घटना का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया और कहा गया कि ये जो चुनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा कोई वर्ग अगर हमले करता है तो उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पर निशाना साधा। ये इशारा मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर, क्योंकि मैं ये सुन रहा था अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोगों ने इस तरह की दलीलें दी। आपने भी सुना होगा कि पुरानी पेंशन बहाली के चलते ज़्यादातर ये मुद्दा असर कर रहा है। मुझे लगता है ये मुद्दा चर्चा में ज़रूर आ गया है, पुरानी पेंशन बहाली, और इस बात को लेकर ज़्यादातर जगह पर लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा जो मुझे जो चौंकाने वाली बात लग रही थी कि क्या दलित समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। ये कई रिपोर्टर्स ने इस बात को कहने की कोशिश की। आपने फील्ड में अलग अलग जगह पर सुना होगा कि जो इस बार है पढ़ा लिखा दलित है, या वो जो दलित है जो बीजेपी को हटाना चाहता है वो समाजवादी पार्टी पर चला गया क्योंकि बसपा में कोई शक्ति नहीं दिख रही है। तो ये बात हमको, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से किसी को भी इसलिए सही प्रतीत नहीं होती कि 2019 का उदाहरण सबके सामने है, जब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में शामिल होकर सपा और बसपा ने, यानी वो रैली जिसमें खुद मुलायम सिंह शामिल होने आए थे, जब मायावती और अखिलेश मंच पर थे, तो मुझे लगता है कि उस समय भी ये साफ कहा गया, खासतौर से
समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि उनकी तरफ बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और ये शायद पहला मौका था 1993 के बाद, जब बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद, मायावती जी के कहने के बावजूद उनका वोटर शिफ्ट नहीं हुआ। वरना वो पार्टी 1993 के बाद शायद इस देश में इतनी सख्त तरीके से अपने वोटों को कहीं भी ट्रांसफ़र कर देने वाली हैसियत रखने वाली सबसे बड़ी राजनेता मानी जाती थी। अब ऐसे में जब आप 2019 के उस गठबंधन में जिसमें कि आप शामिल हैं, उसमें भी आप अगर साथ नहीं जा रहे हैं, तो 2022 में आपका वोट उस तरफ जाएगा जो कोर वोटर है। मुझे इस पर संदेह है। मुझे लगता है कि ये बातें चूँकि चुनाव के वक्त इस तरह की चीज़ें हम लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उसी में है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद हम लोग जाति, धर्म और पोलराइजेशन, इन सब पर ध्यान दे रहे हैं। हम उस चीज़ को शायद कहीं पीछे छोड़ रहे हैं जो ये बता रही है कि लाभार्थियों का जो एक बड़ा ग्रुप तैयार हुआ है, वो कास्ट लाइन से अलग हटकर बीजेपी को वोट कर रहा है। ये भी कहने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि चुनाव में अब जब 5वां चरण शुरू होगा, जो कि राम वन गमन पथ को भी जिसी में आएगा, यानी एक धार्मिक जो शहर हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयाग हो या फिर चित्रकूट हो, उन सब का इस पूरे क्षेत्र में फैसला होगा। बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे, तो वहाँ भी चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। हालांकि आज मैं आपको ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन चूँकि थकने के बाद और लंबे समय से आने के बाद मुझे लगा कि आपसे बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लगता है कि हम लोग रोज़ ही उस पर भी लिखते हैं। तो आज मैं किसी कविता के साथ ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब देर हो रही है और मुझे तबीयत के लिए थोड़ा सा उस पर मैं भी ज़्यादा नहीं, लेकिन कल जब हम लोग बात करेंगे कि आखिर 5वें फेज़ में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस किस मुद्दे पर बात हो रही है और क्या बीजेपी और उसके विपक्षी एक दूसरे पर वाण चला रहे हैं, तब शायद हम लोग और आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो आप उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि इनकी रीच बढ़ सके। नमस्कार।